हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज का जो हमारा सेशन है, आज के हम सेशन में करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको। गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 1 है और जो पेपर 2 है उसके लिए हमारे बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। पेपर 1 के लिए भी हमारा हो रहा है और पेपर 2 के लिए भी, राइट। जो पेपर 2 का हमारा बैच है, पेपर 2 जो कि क्या है हमारा कॉमर्स, पेपर 2 यानी कि जो कॉमर्स के लिए हमारा जो बैच है वो 23 अगस्त से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज, अपने आप को जो भी यूजीसी नेट कॉमर्स में अपने नेट को या जेआरएफ को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़िए, फटाफट बैच में एनरोल कीजिए। और आपको क्या करना है, इस कोड को यूज करना है। क्या करना है, जब आप इस बैच को परचेज करोगे, अपने आप को इसमें एनरोल करोगे, तो आपको इस जो ये कोड है Y337, अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो आपको 77% की ह्यूज डिस्काउंट मिलेगी। गाइज, हमारा बैच लाने का और आपको पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो हमारे रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज कम हैं, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं है, सिर्फ जो मेनली हमारा जो ये बनाया गया है बैच वो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, क्योंकि जो बिग सिटी जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या बेंगलोर है, जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्टडी है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े कॉलेजेस से हुई होती है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अच्छे होते हैं, तो वो उनके लिए कोचिंग लेना बड़े बड़े शहरों से कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो क्या है हमारे रूरल एरियाज़ के और ऐसे एरिया से हैं जहाँ जो बहुत ही क्या है दूर दराज के, जहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, और तो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जो हमारे छोटे शहरों के और छोटे हमारे गाँव के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो ड्रीम्स है वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, उन्हीं के लिए ये बैच जो है गाइस स्टार्ट किया जा रहा है। और बहुत ही कम कीमत पर आपको यूजीसी नेट की कोचिंग, अगर आप मार्केट में जाओगे कहीं पे भी, आप ऑनलाइन भी अगर देखते हो, तो आपको 5,000, 10,000, 15, 20, 25 इनसे कम में, मतलब मिनिमम आपको कह रही हूँ कि 5,000 से स्टार्ट अगर आप करते हो, 5,000 से कम आपको कहीं भी कोचिंग नहीं मिलेगी, ऑनलाइन कोचिंग। और अगर हम ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो 25, 30, 35 कितनी है। दिल्ली की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, तो यूजीसी नेट ओनली वो भी पेपर 2 की जो कोचिंग है वो इतनी महंगी है। लेकिन जो हमारा जो मेन मोटिव है वो स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को टैकल करना नहीं है, बल्कि उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना है, उनकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में उनके ड्रीम्स को पूरा करना है। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही इस बैच को रखा गया और बहुत ही कम अमाउंट रखी गई। और गाइज, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको जो इसकी फीस है वो ज़्यादा दिखे, लेकिन जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे तो 77% की आपको क्या मिल जाएगी, डिस्काउंट। तो गाइज, जितना ज़्यादा हो सके जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है और जिस भी सोशल मीडिया से आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़े हुए हो, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स है, आपके नॉन में है कोई भी जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 के लिए भी हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है और पेपर 2 है उसके लिए भी, तो अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपने सपनों को पूरा कीजिए। राइट स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा सेशन है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हमारी क्या है जनवरी 2017 के क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें स्टार्टिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस है वो हम आज की सीरीज में करेंगे, आज की सेशन में करेंगे। तो गाइज, आइए फटाफट लाइव आइए, देखिए, अपने आंसर्स को कमेंट कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस यूनिट से कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। जैसे अब तो जो ये एग्जाम हम कर रहे हैं, ये तो हमारा जब सीबीएसई ने कंडक्ट किया था, लेकिन अब क्या है, जैसे आप सभी को पता है कि एनटीए अब एग्जाम को कंडक्ट करता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, यूट्यूब पर ही आपको टीचर्स अड्डा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल चैनल यूट्यूब टीचर्स अड्डा जो हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहीं यूट्यूब के स्टोर पर ही आपको क्या है मिलेगा कि यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो बैच है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और जो पेपर 1 का बैच है वो 9 अगस्त यानी कि जो कल जा चुके हैं या तब से स्टार्ट हो चुका है। तो अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। और स्टार्टिंग में गाइज क्या है, आपको पहले
डेमो क्लासेस दी जाएंगी 5 डेज तक। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको सारा जो मटेरियल है वो पीडीएफ की फॉर्म में और दिया जाएगा, सारी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड की जाएगी, आपकी नॉलेज को एनहांस किया जाएगा। आपको खुद जब आप क्लासेस को अटेंड करोगे, जब आप क्लासेस को अटेंड करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है। क्योंकि और सबसे मेन इस बैच की जो वैलिडिटी है वो क्या है, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स यानी कि पूरा 1 साल, पूरा 1 साल क्या है इस बैच की, क्या है आपकी वैलिडिटी। जब तक आपके 2 टाइम, जब तक वैसे तो जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है वो साल में 2 बार ही होता है, लेकिन अगर हम कोरोना पीरियड की बात करें तो कोरोना की वजह से जो हमारा एग्जाम है वो 2 साल में 2 बार नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी इस बैच की जो आपकी वैलिडिटी है वो जब तक आपके 2 एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। क्योंकि जो हमारा अभी का एग्जाम है वो तो यूजीसी नेट का जो हमारा अभी रिसेंट होने ही वाला है, उस एग्जाम की जो हमारी डेटा वो किसी भी टाइम आ सकती है। क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हमारी फुलफिल हो चुकी है। सिर्फ क्या है, एनटीए को सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना, उनका एग्जाम भी बना पड़ा है, सेंटर्स भी सब कुछ हुआ पड़ा है, सारे मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, करेक्शन के रिगार्डिंग, हर एक चीज के रिगार्डिंग सब हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करना, और वो 15 दिन का नोटिस निकाल के किसी भी डेट को आपका एकदम से आपको इन्फॉर्मेशन, आपको सरप्राइज न्यूज दे देगी कि हाँ 15 दिन के अंदर आपका क्या है एग्जाम है, और आपको उन 15 दिन के अंदर अपनी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम देना होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो अपनी CSIR नेट के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे जी थोड़े टाइम में। अभी हम यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं कॉमर्स के लिए, संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए, और थोड़े टाइम में हम CSIR नेट भी स्टार्ट करेंगे गाइज। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। क्या है, ABC इन्वेंटरी एनालिसिस, ABC इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है, ABC इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है, आउटसोर्सिंग सिस्टम क्या है, और कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है। ये लिस्ट 1 में आपका गिवन है। लिस्ट 2 में इनके मीनिंग, इनकी कॉन्सेप्ट, इनकी डेफिनेशंस दे रखी हैं कि किसका क्या आंसर आपका रहेगा। तो स्टूडेंट्स फटाफट, मोहित सिंगला का आंसर आ गया है, देखते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी फटाफट कमेंट करो और बताओ कि क्या आंसर रहेगा। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि सूची 1 की मदों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है। फटाफट स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा फटाफट कमेंट करके बताओ। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। ABC इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम, आउटसोर्सिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। हरी अप गाइज, हरी अप। 5 4 3 2 1 and the answer is थर्ड इज योर आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया था। सूरजमणि त्रिपाठी का भी बिल्कुल सही आंसर आया। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ABC एनालिसिस क्या होता है हमारा ABC एनालिसिस? ABC एनालिसिस मीन्स tends to measure the significance of each item of inventories in terms of its value। कि जितनी भी हमारी इन्वेंटरी है उसकी वैल्यू की फॉर्म में उसको क्या करना, मेजर करना। जितनी भी हमारी इन्वेंटरी है उसको क्या करना, उसकी वैल्यू में मेजर करना इज योर ABC इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद है आपका जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम होता है इट eliminates the necessity of carrying large inventories and saves carrying cost। कि ये क्या करती है, जो आपकी लार्ज क्या करती है, ये आपकी जो लार्ज इन्वेंटरी है उसकी नेसेसिटी को क्या करती है, एलिमिनेट करते हैं और आपकी कैरिंग कॉस्ट को सेव करती है। यानी कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी करने की नीड नहीं है।
राइट। उसके बाद है आपका आउटसोर्सिंग सिस्टम। आउटसोर्सिंग सिस्टम क्या कहता है आपका, डेवलपिंग एनिसिलरी यूनिट्स अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एंड सप्लाइंग पार्ट्स टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यानी कि जो एनिसिलरी यूनिट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग साइट के साथ ही क्या करना, डेवलप करना, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको जो भी पार्ट्स वगैरह है उनको सप्लाई करना। एंड लास्ट है कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी सिस्टम, that is your enables a company to easily track large items of inventory। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स का बहुत सही आंसर आया, मोहित सिंगला एंड सूरजमणि त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट। कि जो हमारी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच है उसमें जो हमारा रिस्क है, रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट, किस पे डिस्काउंट किया जाता है उसको, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे, हर्डल रेट पे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, या रिस्क फ्री रेट पे। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा आपका। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में जो हमारी रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो है उसको किस रेट पर डिस्काउंट किया जाता है, उसको डिस्काउंट किया जाता है रिस्क फ्री रेट पर। किस पर डिस्काउंट किया जाता है, रिस्क फ्री रेट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट पर्सनल लिवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लिवरेज इज एज्यूम्ड बाय। कि जो हमारा पर्सनल लिवरेज है उस पर्सनल लिवरेज को हम कॉर्पोरेट लिवरेज से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा किस अप्रोच में एज्यूम किया गया है, किसमें एज्यूम किया गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम मॉडल, नेट इनकम अप्रोच, या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। की व्यक्तिगत लिवरेज कॉर्पोरेट लिवरेज को प्रतिस्थापित कर सकती है। इसका प्रतिपादन किसने किया था। गाइस, मैंने आप सभी को जब कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज करवाई थी उन थ्योरीज में भी इस कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी पर्सनल लिवरेज है उसको कॉर्पोरेट लिवरेज रिप्लेस कर सकती है। मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है, एमएम मॉडल, बिल्कुल सही। जो एमएम मॉडल है, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, वही क्या कहता है कि जो पर्सनल लिवरेज है उसको हम कॉर्पोरेट लिवरेज में रिप्लेस, जो हमारी पर्सनल लिवरेज है उसको कॉर्पोरेट लिवरेज रिप्लेस कर सकती है। बिल्कुल सही, वेल डन मोहित। नेक्स्ट है आपका, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 रिलेटिंग टू HR प्लानिंग एक्टिविटीज एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 आपको गिवन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। फोरकास्टिंग क्या है, इन्वेंटरी क्या है, एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम्स क्या है, और प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या है। बताओ स्टूडेंट्स, फोरकास्टिंग क्या होता है। फोरकास्टिंग इज योर मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड, मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या होती है आपकी, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। इन्वेंटरिंग मीन्स ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम्स, एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम्स मीन्स प्रोजेक्टिंग प्रेजेंट रिसोर्सेज इनटू फ्यूचर, की जो हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेज है उनको फ्यूचर में देखना। एंड प्लानिंग प्रोग्राम्स आर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो फोर्थ इज योर राइट आंसर, फोर्थ इज योर राइट आंसर। गुड इवनिंग आफरीन, कैसे हो आप। डेली लेट आते हो क्लास में, क्या बात है, आपको टाइम से आना चाहिए। 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, टाइम पर आया करो आफरीन प्लीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, सूरजमणि त्रिपाठी बिल्कुल सही, आफरीन का बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1966 टू प्रमोट सेफ्टी कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। क्या कहा गया है, उद्योगों में कामगारों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्री में जो हमारे काम करने वाले यानी कि जो हमारी लेबर है उस लेबर में जो सुरक्षा जागरूकता यानी कि उनकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1966 में भारत में किस परिषद की स्थापना की गई थी।
ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा? फैक्ट्री एडवाइस काउंसिल, नेशनल इंडस्ट्रियल काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल या सेफ्टी रेगुलेशन काउंसिल? बताओ स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो निखिल आनंद, कैसे हो? मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है सेफ्टी रेगुलेशन काउंसिल। सूरज मनु त्रिपाठी भी फोर्थ कह रहे हैं, आफरीन भी फोर्थ कह रही है। लेट्स सी किसका आंसर सही है। एंड द राइट आंसर इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया के अंदर 1966 में हमारी जो भारत सरकार है उसने हमारी जो इंडस्ट्रीज में लेबर काम करने वाले उनकी सेफ्टी कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल का निर्माण किया था। कब किया था? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा है? असर्शन और रीजन में दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल। रिक्रूटमेंट, एचआर से रिलेटेड हमारी ये स्टेटमेंट्स दो दे रखी हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव व्हाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन। बिल्कुल सही। असर्शन में क्या कहा गया कि जो हमारी अनुप्रयोग में भर्ती सकारात्मक है जबकि चयन क्या है? नकारात्मक। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट दी गई कि जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो तो क्या है? हमारी पॉजिटिव है, जबकि सिलेक्शन है उसको क्या कहा जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिलेक्शन में हम बहुत सारे, रिक्रूटमेंट में तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे प्रोबेबल उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होता है, जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो सभी के सभी उसके लिए क्या करो? अप्लाई कर दो, उनसे फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है। और जबकि सिलेक्शन में क्या किया जाता है कि जो हमारे जिनका, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिसका हमारा क्या है, किसी का एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा, किसी का मतलब किसी ना किसी रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, उनको कट शॉर्ट कर देते हैं। या फिर अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में एक कट ऑफ हमने बना दिया और उस कट ऑफ के बाद हमने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया स्टूडेंट को जो उन कट ऑफ को तक नहीं पहुंच पाए। तो रिक्रूटमेंट है उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कहा जाता है और जो सिलेक्शन है उसको नेगेटिव कहा जाता है। तो दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है। इसके लिए रीजनिंग में क्या दिया गया? रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर, कि जॉब सीकर से उसको इंक्रीज करना। बिल्कुल सही, पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग द जॉब सीकर। वाइल सिलेक्शन रिजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, कि सिलेक्शन में क्या करते हैं हम, जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स है, बहुत बड़ी मात्रा में जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स है उनको रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करना तो वो नेगेटिव, तो यानी कि जो रीजन है वो असर्शन को फुल्ली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों की दोनों जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है। साथ ही साथ जो हमारा रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है? फुल सपोर्ट भी कर रहा है। जो हमारे असर्शन रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने की सिर्फ एक यही ट्रिक है कि पहले आप असर्शन को पढ़ो और समझो कि उसमें क्या कहा गया है, उसके बाद रीजनिंग में देखो कि उसमें क्या कहा गया है, और फिर इन दोनों का ये देखो, आप मिला के देखो कि क्या रीजन में जो बात कही जा रही है वही सेम बात असर्शन में भी आपकी कही जा रही है या नहीं कही जा रही। क्योंकि दोनों में अगर सेम बात कही जा रही है, अगर वो लेकिन जो शब्द है वो अलग है। देखो यहाँ पर क्या शब्द यूज किया गया? पॉजिटिव, और यहाँ पर कह रहे हैं इंक्रीजिंग द जॉब सीकर। मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो दोनों में क्या कर दिया है? चेंज। पॉजिटिव का मतलब कि वो पॉजिटिव सेंस में चलेगा, और यहाँ पर आपको बताया कि इंक्रीजिंग द जॉब सीकर, की जॉब सीकर से उनको बढ़ावा देना। बढ़ावा देंगे तो पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पर कह दिया रिजेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। रिजेक्ट तो इट मीन क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट हुए। तो गाइज क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये मानने कि हमसे मैचिंग वाले और जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्टली गलत होते हैं। वो गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो कि उसमें क्या करना है और कैसे। और इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक यही है कि ये असर्शन में क्या कहा गया उसको पहले ध्यान से पढ़ो और समझो कि हाँ ये मीनिंग है उसका। फिर उसको रीजन में देखो कि रीजन में क्या कहा गया, फिर देख लिया कि हाँ दोनों की दोनों ठीक है या गलत है। फिर उसके बाद उनका ये देखो कि जो रीजन में कहा गया है वो असर्शन में कही गई बात से मिलता जुलता है या नहीं, या उसी जैसा है जो असर्शन में कहा गया वही रीजन में आपका कहा गया या नहीं कहा गया, ये आपसे पूछा जाता है। अगर वो उसको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है और वो उसको सपोर्ट भी करते हैं। अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। इंदू जी बहुत बढ़िया। तो गाइज इसका आपका जो आंसर है वो रहेगा थर्ड। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अगेन आ गया मैचिंग लिस्ट का। मैचिंग में भी आपका यही है कि आपको यही देखना होता है कि एक जो ठीक है वो आपकी दूसरी के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। देखो इसमें क्या कहा गया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 आपकी क्या है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। सोशल सिक्योरिटी जो हमारी एचआर का एक आता है, सोशल सिक्योरिटी एक टॉपिक है हमारे एचआरएम में, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया। सोशल असिस्टेंस क्या होती है, सोशल असिस्टेंस। सोशल इंश्योरेंस क्या है, कमर्शियल इंश्योरेंस क्या है और वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सोशल असिस्टेंस यानी कि सामाजिक सहायता, सामाजिक सहायता में आपकी आएगी मैटरनिटी बेनिफिट्स। क्या आएंगे आपके, मैटरनिटी बेनिफिट्स। सोशल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस मीन्स प्रोविडेंट फंड, यानी कि सोसाइटी में रहते हुए आपका एक इंश्योर किया। क्योंकि प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी, जिस भी कंपनी में अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी हमारी सैलरी होती है उस सैलरी का कुछ परसेंटेज हमारा प्रोविडेंट फंड में जाता है। जितना हमारी सैलरी से करते हैं सेम उतना ही हमारी जो कंपनी है वो पे करती है। अब जैसे मान लो आपकी क्या है 50,000 सैलरी है, ठीक है, 50,000 सैलरी में से आपका क्या है 10% पीएफ कटता है, यानी कि 5,000 रुपए, और आपको इन हैंड कितना मिलता है 45,000 रुपए, यानी कि 50,000 सैलरी में से 5,000 रुपए आपने क्या किए, अपने पीएफ में कटवा दिए, और 45,000 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे। तो सेम 5,000 रुपए ही जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मतलब ये कंपनी टू कंपनी भी आपका डिफर कर सकता है। और ये जो रेट है 10%, ये मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो सेम 5,000 ही वही कंपनी। अब जैसे मान लो मैं अड्डा 247 में ही काम कर रही हूँ, तो 5,000 मेरा क्या है पीएफ कट रहा है। 5,000 अड्डा 247 जो कंपनी है वो क्या कर रही है, 5,000 वो दे रही है, कि हर महीने 10,000 रुपए क्या है मेरे पीएफ अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो ये क्या एक टाइप का सोशल इंश्योरेंस है। मतलब कि हर महीने 10,000 रुपए मेरी 5,000 मेरी सैलरी में से और 5,000 मेरी कंपनी क्या कर रही है, 10,000 रुपए हर महीने में एक बैंक में पीपीएफ के नाम से या फिर आरपीएफ के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दे और उसमें हर महीने 10,000 रुपए जमा होते हैं। और ये तब तक होते रहेंगे जब तक मेरी रिटायरमेंट नहीं होगी, राइट। और फिर जब रिटायरमेंट होगी उस टाइम पे मैं इन फंड्स को क्या है निकलवा सकती हूँ, इनको यूज कर सकते हो। बिफोर मैच्योरिटी भी इनको निकलवाया जा सकता है। तो ये क्या है एक टाइप का सोशल इंश्योरेंस। क्या है ये, सोशल इंश्योरेंस। प्रोविडेंट फंड इज योर सोशल इंश्योरेंस। कमर्शियल इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस क्या होता है, कमर्शियल इंश्योरेंस इज कवर इंडिविजुअल रिस्क प्राइमरली, कि ये सिर्फ जो इंडिविजुअल का रिस्क है सिर्फ उसको कवर करता है। एंड वर्कमैन कंपनसेशन इज पेबल टू वर्कर्स इन एक्सीडेंट एंड इंजरीज ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, की अगर एम्प्लॉयमेंट करते हुए आपका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पर आपको जो पे किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, वर्कमैन कंपनसेशन। तो राइट आंसर है जी आपका फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। आफरीन का, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आफरीन आपके लिए स्पेशल, और बाकी भी जो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए। तो राइट आंसर है जी आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन मैचिंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। नेम ऑफ बैंक एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिश, की कौन सा बैंक किस ईयर आया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आईएफसीआई कब आया था जी बताओ, आईएफसी कब आया था, सिडबी कब आया था, नाबार्ड कब आया था और एक्सिम बैंक कब आया था। आईएफसी आया था आपका 1948 में, सिडबी आया था जी आपका 1990 में, नाबार्ड था आपका 1982 एंड एक्सिम बैंक 1981। दिस इज द करेक्ट मैचिंग। जो आईएफसीआई है वो बहुत पुराना है, 1948 में बना था। सिडबी जो हमारा है, जो आईडीबीआई, जो हमारी क्या है आईडीबीआई बैंक है, उसकी एक मेन ब्रांच है, दैट इज योर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा कब बना था, 1990 में। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका आया था जी 1982, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आया था आपका 1981 में।
क्या हुआ इंदु? कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफरीन का बिल्कुल सही आंसर, मोहित सिंगला का भी आंसर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदु का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद अ व्यू टू एनकरेज न्यूअर क्लासेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड ब्रिंगिंग अबाउट वाइडर डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप and control of industrial undertaking, IDBI operates a special scheme for supplementing the equity contribution to project made by small and new entrepreneurs. This scheme is known as, कि क्या कहा गया है, उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहित करने, जो हमारे उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके नए वर्गों को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक उपक्रमों के स्वामित्व और नियंत्रण के अधिक छितराव लाने के उद्देश्य से लघु तथा नए उद्यमियों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं में समता अंशदान के अनुपूरण के लिए IDBI, क्या है हमारा जो IDBI बैंक एक विशेष योजना संचालित करता है, उस योजना का नाम बताया जाए। उसका नाम है ब्रिज लोन स्कीम, सॉफ्ट लोन स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम है, सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। बताओ स्टूडेंट्स, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, उसका आंसर है सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। बहुत बढ़िया मोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। टू गिव एवरीवन अ चांस टू इनडायरेक्टली ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलेक्ट कंपनी, बिल्कुल ये तो ऑब्जेक्टिव है हमारा UTI का। टू मैक्सिमाइज मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल्स सेविंग्स बाय मेकिंग इंश्योरेंस लिंक्ड सेविंग्स एडिक्वेटली अट्रैक्टिव, जी नहीं। बीमा संबंध बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर लोक बचत के संग्रहण को अधिकतम करना, ये आपका UTI का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं है ये आपका ऑब्जेक्टिव UTI का। तो सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बाकी ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स the IFCI procures equipment for an actual user industrial concern by making payment to the machinery or equipment supplier and then resell or transfer the equipment to the actual user industrial concern at the same cost, subject however to any liability arising out of taxes and other levies being put to the account of the actual user industrial concern। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि निम्नांकित में से किस योजना के अंतर्गत IFCI वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के लिए उपकरण की खरीद मशीनरी या उपकरण आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके करता है और इसके बाद उसी लागत पर उपकरण को वास्तविक उपयोगकर्ता और औद्योगिक कंपनी को उपकरण की पुनर्बिक्री या उसका हस्तांतरण करता है, जो कि तथापि करों तथा अन्य उद्गरणों के अधीन होता है, जिसे वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के खाते के में वसूल किया जाता है। ऐसी कौन सी स्कीम है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर है आपके ऑप्शंस है इक्विपमेंट क्रेडिट स्कीम, इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम या स्कीम ऑफ इक्विपमेंट लीजिंग। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो IFCI है वो पहले क्या करते, जो एक्चुअल यूजर है या इंडस्ट्री है उनको पेमेंट करके मशीनरी इक्विपमेंट को लेती है, देन उसको रीसेल करती है या ट्रांसफर करती है, और किसको, टू द एक्चुअल यूजर कंसर्न एट द सेम कॉस्ट, ताकि जो हमारे टैक्स रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज वगैरह है और अदर लेवीज है वो एक्चुअल यूजर इंडस्ट्रियल कंसर्न के अकाउंट में जा सके। तो राइट आंसर है आपका इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम, राइट आंसर है इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD कब आया था? IBRD हमारा ये आया था जी 19
1945 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आपको अभी बताया था 1981। IBRD आया था आपका 19। जो हमारा IBRD है इसी को हम क्या कहते हैं अब, वर्ल्ड बैंक की, क्या कहते हैं अब हम इसे, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक में ही हमारे जो IFC है और जो हमारा ADB है, ये हमारे वर्ल्ड बैंक के ही क्या है, दो पार्ट हैं जो अब बना दिए गए हैं, मतलब कुछ टाइम से बने हुए हैं, ये इसी की दो ब्रांचेस हैं। तो ये है जी आपका आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो IBRD है वो 1945 में हमारा जो ग्रेटन वुड्स का हुआ था, हमारा ब्रेटन वुड्स, उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों बनाए गए थे 1945 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अभी पीछे ही हमारे क्वेश्चन में आया था कि 1981 में हमारा हुआ था। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो 1956 और 66 में वर्ल्ड बैंक के ही क्या है, सब्सिडरीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजन का है। क्या कहा गया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज, improves health and education and increase access to financing for micro finance and business client। कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC सतत कृषि अवसरों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने और सूक्ष्म वित्त और कारोबारी ग्राहकों के लिए वित्त पोषण की सुलभता से वृद्धि करने में योगदान करता है। ये आपके असर्शन में कहा गया है। उसके बाद रीजन में क्या कह रहे हैं वो देखो, द IFC हैज फोकस्ड a set of development goals to ensure that its project are expected to achieve the target। कि IFC ने विकास लक्ष्यों के एक समूह पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी परियोजनाओं द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है। बताओ स्टूडेंट्स, असर्शन रीजन का भी आपको ट्रिक बताई थी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मंतोष कुमार। अभी आज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट करके बताओ क्या आंसर रहेगा इसका, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, गलत है, कैसे है, क्या है, उसको फुल सपोर्ट करती है या नहीं करती। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो आंसर है आपका बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। आफरीन का आंसर आ गया, दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है सही है। और साथ ही साथ जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, फुल्ली सपोर्ट भी कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया, देखो, कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी, एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, हेल्थ और एजुकेशन को इंक्रीज करना, माइक्रो फाइनेंस, बिजनेस क्लाइंट, इन सब तक एक्सेस पहुंचना। तो ये सब क्या है, आपके डेवलपमेंट गोल्स ही हैं, राइट। तो इस वजह से जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट पेटेंट इज गारंटेड सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे ट्रिप्स हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो हमारा एग्रीमेंट है, उसमें जो हमारा पेटेंट है वो कितने टाइम के लिए रहता है। द प्रोडक्ट और प्रोसेस इज न्यू वन, इट कंटेन्स एन इन्वेंटिव स्टेप, इट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ 15 years from the grant of the patent, or it is capable of industrial application for 20 years from the grant of the patent। बताओ स्टूडेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनमें से सही है ट्रिप्स एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, फटाफट हरी अप। क्या बड़ा लिखे हैं, समझ नहीं आ रहा आपको, इट्स अ PPT। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा। तो आंसर है आपका A, B एंड D,
कि जो हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस है वो बिल्कुल नए के लिए होता है। पेटेंट इन्वेंटिव स्टेप है और ये 20 साल तक, जब आपने ग्रांट किया है पेटेंट को, उसके 20 साल तक क्या रहता है, अप्लाइड रहता है। 15 ईयर तक नहीं रहता बल्कि 20 ईयर तक अप्लाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स डिफरेंस बिटवीन अ मर्जर एंड एन एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, कि हमारे जो मर्जर और एक्विजिशन है, निम्नलिखित में कौन विलय और स्टॉक के अधिग्रहण के बीच अंतर को सही रूप से चित्रित करते हैं, कि हमें क्या बताना है, मर्जर और एक्विजिशन के बीच का जो डिफरेंस है वो इनमें से कौन सी चीज, कौन सी स्टेटमेंट जो है मर्जर और हमारे एक्विजिशन के डिफरेंस को बताती है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट गाइस, हरी अप। एन एक्विजिशन ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन द टोटल अब्जॉर्प्शन ऑफ अ फर्म वेयरएज मर्जर डज नॉट, कि स्टॉक का अधिग्रहण किसी फर्म का समग्र समावेशन है जबकि विलय में ऐसा नहीं है। सेकंड में कहा गया, इन केस ऑफ अ मर्जर द फर्म कैन डील डायरेक्टली विद द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड फर्म बट नॉट इन द केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, कि स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होता है, कि विलय के मामले में अधिग्रहण करता फर्म अधिकृत फर्म के शेयर धारकों के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं लेकिन स्टॉक के अधिग्रहण के मामले में नहीं कर सकती। उसके बाद है, शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायर्ड और टारगेट फर्म vote by their response to a tender offer in an acquisition of stock but cast a formal vote in a merger situation, right? कि अधिगृहित तथा लक्ष्य फर्म के शेयर धारक स्टॉक के अधिग्रहण में निविदा पेशकश के प्रति अपनी अनुक्रिया के माध्यम से मतदान करते हैं किंतु विलय के मामले में औपचारिक मतदान किया जाता है। A formal vote by the acquired firm shareholder is required for an acquisition of stock but not for a merger. मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है, ही इज सेइंग सेकंड। बताओ जी बताओ, फटाफट बताओ, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। क्या आंसर रहेगा आपका, फटाफट। एंड द राइट आंसर इज थर्ड, थर्ड इज योर राइट। Shareholders of the acquired or target firm vote by their response to a tender offer in an acquisition of stock but cast a non-formal vote in merger situation, कि मर्जर। इंदु का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेल डन इंदु, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। क्या क्लियर नहीं हो रहा है बताओ, क्या क्लियर नहीं हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना। वैल्यू एडिड मॉडल क्या है, बेयर फैन मॉडल क्या है, एबीटी मॉडल एंड ईएसटीज मॉडल, ये सब बताने हैं आपको क्या है। वैल्यू एडिड मॉडल, मूल्य संवर्धित मॉडल क्या है, बेयर फैन मॉडल क्या है, एबीटी मॉडल क्या है एंड ईएसटीज मॉडल क्या है। क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहा क्या, क्या कह रहे हो, नॉट क्लियर? 41, ओके, 41 इज नॉट क्लियर। 41 क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपको, जस्ट अ मिनट। 41 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब आप, मतलब इसमें क्या है, मर्जर और एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने तो क्या है, हमारे जो अकाउंट्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड होल्डिंग और सब्सिडरीज, मर्जर और पढ़ते हैं। इसमें आपका क्या पूछेगा कि मर्जर और एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, एक्विजिशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक को ही एक्वायर करो, आपने पूरी कंपनी को एक्वायर नहीं किया है। मर्जर और एक्विजिशन ऑफ स्टॉक में इसमें पूछा गया है कि मर्जर क्या है और एक्विजिशन ऑफ स्टॉक क्या है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है वो आपके डिफरेंस को बताते हैं कि मर्जर क्या है और एक्विजिशन ऑफ स्टॉक क्या है। तो जो मर्जर है, मर्जर के केस में तो आपका क्या रहता है कि अ शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड और टारगेट फर्म वोट बाय देयर रिस्पॉन्स टू अ टेंडर ऑफर इन एन एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, की एक्विजिशन ऑफ स्टॉक के टाइम पे तो कि जो हमारी क्या है, विलय के अधिगृहित अथवा लक्ष्य फर्म के शेयर धारक स्टॉक के अधिग्रहण में निविदा पेशकश के प्रति अपनी अनुक्रिया के माध्यम से मतदान करते हैं किंतु विलय के मामले में औपचारिक
मतदान, यानी कि मर्जर के केस में तो आपका जो वोट है वो फॉर्मल वोट रहती है। फॉर्मल वोट यानी कि जब आप मर्जर हो रहे हैं, यानी कि कोई भी जब दो कंपनीज आपस में मिल रही हैं। मर्जर का मतलब कहता है जब कोई सेम लेवल की या सिमिलर लेवल की जो कंपनीज है, जिनका जो लेवल है, उनकी टर्नओवर है वो क्या है, लगभग सेम है या सिमिलर है, जब वो दोनों कंपनी आपस में मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मर्जर कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, मर्जर कहा जाता है, राइट। मर्जर क्या है हमारा, जब दो एक ही जैसी कंपनीज जो हमारी क्या है, एक ही जैसी सिमिलर लेवल की जो हमारी कंपनीज हैं, जैसे कि अब हम अगर एग्जांपल लेके चले कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, दोनों का क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग की कंपनीज है। तो इन दोनों अगर ये कंपनी आपस में क्या है, कंपटीशन को, यानी कि जो हमारा मर्जर का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, जो कंपटीशन है उसको खत्म करना, कंपटीशन को खत्म करके कि हम दोनों एक कंपनी एक बनेंगे और फिर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो दैट इज योर मर्जर। और एक्विजिशन ऑफ स्टॉक क्या होता है कि उसमें आपने ना सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर, जो स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ उसको एक्वायर किया गया है। यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्टॉक एक अलग कॉन्सेप्ट है और मर्जर अलग कॉन्सेप्ट है, और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मर्जर के केस में तो क्या है, फॉर्मल वोट होती है, बिल्कुल आपको पता भी होगा कि मर्जर के केस में मिनिमम क्या है, 75% जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। यानी कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, तो मिनिमम 75% जो शेयर होल्डर है उस कंपनी के दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, तब जाके आपका मर्जर हो गया। यानी कि और 90% आपका क्या होना चाहिए, आपको शेयर होल्डर से यस चाहिए, तो 75% ये चाहिए। तो मर्जर की सिचुएशन में क्या है, फॉर्मल वोट होती है। फॉर्मल यानी कि एक फॉर्मेलिटी जो उसका रिगार्डिंग की जनरल मीटिंग हम बुलाएंगे, जनरल मीटिंग में फिर ये प्रपोजल रखा जाए कि इस तरीके से हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना चाह रही है, ये उसका शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इतना इनकी टर्नओवर रहती है, इस तरीके से। तो मर्जर के केस में तो आपका क्या रहता है, फॉर्मल वोट रहती है। लेकिन जो आप एक्विजिशन ऑफ स्टॉक है उसमें आपकी जो रहता है, शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायर्ड टारगेट फ्रॉम वोट बाय देयर रिस्पॉन्स, कि उनका रिस्पॉन्स क्या है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, टेंडर ऑफर में उनका जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग वो वोट करते हैं। टेंडर ऑफर की मतलब आपको एक प्राइस निकाल के दे दिया कि आप इतने प्राइस पे उस प्रोजेक्ट को पूरा करोगे या नहीं, जैसे 500 करोड़ 100 करोड़ जितना ही मतलब टेंडर ऑफर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्पॉन्स देते हो। ठीक है जी, आ गया समझ, ओके जी ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना। वैल्यू एडिड, जी हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन ही चलती है यूट्यूब पर, और हमारा नया बैच भी आ रहा है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, जो कि हमारे टीचर्स अड्डा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही रहेंगी। अब मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ, पहले ऑफलाइन क्लासेस रहती थी, अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही रहती हैं, क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस कुछ टाइम में फिर वही बंद हो जाती है, तो दैट्स वाई सारा जो है ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मूल्य संवर्धित मॉडल क्या है, बाउअर फेन मॉडल क्या है, एबीटी मॉडल क्या है और ईएसटी मॉडल क्या है। फटाफट स्टूडेंट्स बताओ क्या आंसर है आपका, हरी अप। तो राइट आंसर है आपका सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। मूल्य संवर्धित मॉडल क्या होता है, यह सामाजिक रूप से वांछित उत्पादन के मूल्य में से सामाजिक रूप से अवांछित प्रभावों के मूल्य को घटाकर बचे मूल्य संवर्धन को दर्शाता है। राइट, बाउअर फेन मॉडल, यह प्रक्रिया अंकेक्षण पर आधारित होती है जिसके द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। एबीटी मॉडल, यह व्यवसाय उद्यमों को अपने कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय, बृहत्तर रूप से जन सामान्य पर प्रभाव को प्रतिबंधित करता है। और डी का आपका रहेगा जी सेकंड। ईएसटी मॉडल, इसमें सामाजिक लाभ और लागतों को शामिल किया जाता है। मोहित सिंगला, आंसर है आपका सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
लीज विच इंक्लूड्स अ थर्ड पार्टी इज नोन एज, कि ऐसा लीज जिसमें हम थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है उस लीज को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट लीज, लिवरेज लीज, सेल एंड लीज बैक और इनवर्स? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। जी हाँ, यूपीएसआई का बैच चलता है, बिल्कुल। तो आंसर है जी आपका लिवरेज्ड लीज। लिवरेज्ड लीज वो जिसमें हम क्या करते हैं? थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके चलते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी शोन सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के द्वारा जो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं तो उनमें से कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है उसको शामिल किया जाता है? बताओ स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हरी अप, आपका बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम बोरोइंग? जी नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग? बी, सी एंड डी, बिल्कुल सही। मोहित सिंगला और आफरीन का बिल्कुल सही आंसर आया। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आप दोनों ही हो जो हर बार हर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर करते हो। बाकी स्टूडेंट्स आप सभी कुछ सीखो इनसे और आंसर किया कीजिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वेल डन गाइज, वेल डन। जेआरएफ आप दोनों का पक्का है अब की बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये आपसे पूछा गया। कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज ओटीसीआई? जी नहीं, ओटीसीआई सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 30 स्क्रिप्स, कि सेंसेक्स में हमारा क्या होता है? 30 स्क्रिप्स होता है, ठीक है जी। इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज अनाउंस्ड बाय द कंपनी, की जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो कौन अनाउंस करती है? कंपनी अनाउंस करती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन शेयर आर ट्रेडेड एट ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, की जो फ्यूचर और ऑप्शंस है वो इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है सभी पर ट्रेड किया जाता है। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, क्या रहेगा आंसर? फटाफट, हरी अप। एंड द राइट आंसर इज, क्योंकि सेंसेक्स, इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो सेंसेक्स में आपके 30 स्क्रिप्स पे आपका जो हमारे क्या है, जो निफ्टी होती है उसमें तो जो टॉप 50 होते हैं उसको लेके चलता है, और जो हमारा सेंसेक्स है उसमें टॉप 30 के जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उनको लेके चलता है। जो सेंसेक्स है इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 30 स्क्रिप्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। बताओ जी, बताओ, फटाफट बताओ। क्या कितने बजे मैम, क्या पूछ रहे हो आप? कौन क्या पूछ रहे हो? फटाफट बताओ, क्या रॉन्ग हो गया? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। हैकमियन एंड जोन्स ने क्या कहा था? हेरमनसन, आर्लिकेट एंड फ्लेमहोल्ड्स। बताओ जी, बताओ, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत सिंपल। हरी अप गाइस, हरी अप। जी यूपीएसआई का बैच, ये जो क्लास है वो यूजीसी नेट की क्लास है। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2, मैं आपको उसकी टाइमिंग बता सकती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड है। जो यूजीसी नेट है पेपर 1 की जो हमारी क्लास है वो रहती है 2:30 पे डेली, और जो हमारी पेपर 2 की क्लास है वो रहती है हमारी 4:30 पे। यूपीएसआई बैच की जो डेट है वो आप स्टोर पे जाइए,
यूपी अड्डा 247 का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको अपनी जो क्लास है उसकी टाइमिंग्स है, जो भी जिस बैच का आप पूछ रहे हो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेश्चन करने तो आप वहाँ वो पूछ सकते हो। तो मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है 4th एंड द आंसर इज सेकंड। आंसर इज सेकंड। हैकमिन एंड जोन्स ने कहा था कंपिटेंस बिडिंग मेथड। हरमनसन ने एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर वेजेस मॉडल। आर लिकर्ट बिहेवियरल वेरिएबल मॉडल एंड फ्लैमहोर्जिस स्टोकेस्टिक रिवार्ड्स वैल्यूएशन मॉडल। गाइस इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझाना कुछ नहीं है, इनमें तो क्या है रट्टे लगाने हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस पर्सन ने दी थी। और इस तरह के जो क्वेश्चन है अब, क्योंकि पहले ये जो हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सीबीएसई के टाइम का, लेकिन जब से एनटीए है, एनटीए के टाइम में इस तरह के जो क्वेश्चन है इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। अब क्या है जो हमारे क्राइम रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट 1-2 क्वेश्चन अभी भी आता है, लेकिन इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपको ये पर्सन ने कौन से ऑथर ने कौन सी डेट पे किस कॉन्सेप्ट को दिया था ये आपसे पूछा जाए। इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ कि आपके क्राइम रिलेटेड है कि आप कितना ज्यादा क्राइम कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फॉर रेज्ड मार्केट शेयर फोकस ऑन, कि बढ़े हुए बाजार भाग के लिए संवर्धित उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से लाभ को अधिकतम करने की अवधारणा में निम्न किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? बताओ जी बताओ फटाफट। द कंसेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फॉर रेज्ड मार्केट शेयर, किस पर फोकस करोगे? प्रोडक्ट पे, कस्टमर पे, सेलिंग पे या प्रोडक्शन पे? मोहित सिंगला कह रहे हैं कस्टमर पे। बाकी स्टूडेंट्स आप सभी बताएं किस पर फोकस किया जाएगा, किस पर सबसे ज्यादा फोकस? अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और अपने मार्केट शेयर को भी रेज करने के लिए आप किस पर फोकस करोगे? प्रोडक्ट पे, सेलिंग पे, प्रोडक्शन या कस्टमर? आफरीन का भी आंसर आ रहा है कस्टमर, एंड द राइट आंसर इज कस्टमर। बिल्कुल सही, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर क्या है? इज द किंग ऑफ द मार्केट। किंग ऑफ द मार्केट यानी कि अगर आपको जो कस्टमर है अगर वो आपका सेटिस्फाइड है, कस्टमर क्या है आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे और आपका जो मार्केट का शेयर है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। जी नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे यूपीएससी, हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाते हैं। आपको अगर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना तो आप वो पूछ सकते हो, जो यूपीएससी है या यूजीसी नेट के अलावा अदर जो क्वेरीज है आप अपने कंसर्न टीचर से कीजिएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर कंज्यूमर, कि निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता के लिए सेवा की गुणवत्ता का माप नहीं है? बताओ स्टूडेंट्स क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर कंज्यूमर? रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, कॉम्पिटिशन और टेंजिबिलिटी। Not a measure for quality of service for consumer। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंज्यूमर के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस का मेजर नहीं है। आफरीन का आंसर आ रहा है 3rd, एम्पैथी, समानुभूति। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए फटाफट। देखते हैं आफरीन ने आंसर सही दिया है नहीं? सही आंसर है जी आपका कंपटीशन। तो कंपटीशन यानी कि कंज्यूमर के लिए सर्विस की क्वालिटी का मेजर क्या नहीं है? कंपटीशन। रिस्पॉन्सिवनेस रहता है, टेंजिबिलिटी भी है और एम्पैथी भी है, लेकिन कंपटीशन इज नॉट अ मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर द कंज्यूमर। यानी कि जो भी आप सर्विस ले रहे हो उसकी क्वालिटी को आप कंपटीशन से मेजर नहीं कर सकते। अब जैसे टीचिंग ही है, टीचिंग क्या है? एक सर्विस है, तो जो भी सर्विस है उस सर्विस की क्वालिटी को आप कंपटीशन से मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक पर्सन की, जैसे अब टीचिंग की अगर हम बात करें तो हर एक पर्सन का जो पढ़ाने का वे है, जो तरीका है, स्टाइल है, हर चीज बताने का, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो सबका अलग होता है। तो वहां पर आप कंपटीशन लेके क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेजर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। टारगेटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। स्टैंडर्डाइजेशन, फोकस, डिफरेंशिएशन और ऑल ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टारगेटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन, फोकस, डिफरेंशिएशन और ऑल ऑफ द अबव। फटाफट फटाफट लास्ट क्वेश्चन गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। फिर हम कल दोबारा सेम 4:30 पे मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। फटाफट स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा। टारगेटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। आफरीन का आंसर आया है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आंसर है बिल्कुल सही। आफरीन का आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से ना डिफरेंशिएशन आपकी स्ट्रेटेजी है, ना ही स्टैंडर्डाइजेशन और ना ही फोकस। कोई भी हमारी टारगेटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। जी नहीं मोहित सिंगला, डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्डाइजेशन और फोकस कोई भी टारगेट करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो गाइस ये थे हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जुड़ना ना भूलिएगा शार्प एट 4:30 टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं कल आपसे नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।